नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात नवाज़ शरीफ ने लंदन में एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या थी? वही पुराना मुतालबा उनका, पुरानी डिमांड। उनको पता नहीं कहाँ से पुरानी यादें अक्सर आती रहती हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब ने क्या कहा कि जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो आर्मी के जनरल्स हैं, यानी गुज़रे हुए वक़्त के जो जनरल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी की या इंटरफेरेंस की और अ, इलेक्शन प्रोसेस में धांधलियाँ की, और उनसे जुड़े हुए जो तमाम जजेस थे, फॉर एग्जांपल साकिब निसार, गुलजार, खोसा, जिन्होंने नवाज शरीफ को निकालने में भी अपना एक रोल प्ले किया, पनामा में अपना रोल प्ले किया। साकिब निसार एक बड़ा नाम, खोसा एक बड़ा नाम। तो या इवन की करंट सर्विंग जस्टिस एजाज उल हसन, इनका भी उन्होंने नाम लिया कि जब तक इन लोगों का एहतसाब नहीं हो जाता है, तब तक पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। जब तक ऐसी सरकारें बनने का रास्ता नहीं खुलता है, जो आकर अपने फैसले खुद करे, बिना किसी दबाव के करे, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, दैट मीन्स बेसिकली फौज की इंटरफेरेंस के बगैर करे, तब तक पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते या पाकिस्तान का एक नॉर्मल स्टेट के रूप में फंक्शन कर पाना मुश्किल होगा। ये बात कही नवाज शरीफ ने लंदन में, और उनकी इस स्टेटमेंट के साथ ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तहलका मच गया। आपको याद होगा कि जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट, सॉरी, पीडीएम की गवर्नमेंट गिरी थी, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इस्तीफा दिया था और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया था इलेक्शंस के लिए। उसके इमीडिएट बाद शहबाज शरीफ चले गए थे लंदन अपने भाई के पास। इमीडिएटली उसके बाद जो इशाक डार हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके टाइम पर, वो भी लंदन चले गए वापस। अभी क्या हुआ है कि 1 महीने बाद लगभग शहबाज शरीफ वापस आए। उनसे पहले इशाक डार वापस आए। इशाक डार वापस आए और आकर वो लाहौर नहीं, पिंडी में बैठे रहे। पिंडी में 2 दिन रहे और 2 दिन बाद वापस हो गए। इस बीच में ये नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आई है। मैं आपको ये घटनाक्रम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देखें कि जो घटनाक्रम है वो कितनी तेजी से बदल रहा है और इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, जिस पर हम बात करेंगे। तो मित्रों, उसके बाद शहबाज शरीफ, 1 महीने बाद शहबाज शरीफ आते हैं और टोटल 2 दिन 48 घंटे पाकिस्तान में बिताते हैं। आते ही वो कहाँ जाते हैं? लाहौर नहीं, इस्लामाबाद नहीं, वो इस्लामाबाद से निकल सीधे वहां चले जाते हैं गुजरावाला। गुजरावाला में ना किसी को, उनको उनका सेक्रेटरी को मालूम है, ना किसी को मालूम है कि वो किससे मिले, लेकिन किसी आदमी से मिले। आदमी औरत जो भी हो, मिले, किसी शख्स से मिले यूं कहें। और उस शख्स जिससे मिले, जाहिर है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी को कानो कान खबर नहीं दी गई कि वो किससे मिले हैं वहां पर। मिलने के इमीडिएट बाद जाहिर है कि शख्स ने उनको समझाया कि नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा है ये पाकिस्तान में चल नहीं सकता है, और अगर ऐसा होगा तो आप आग से खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद फायर। तो इस तमाम मैसेजबाजी के बाद में भाग, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ करने के बाद में ये आप भूल जाइए कि आप पाकिस्तान में आकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब सवाल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात, नवाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पंजाब का सीएम कौन होगा? जाहिर है छोटा भाई। तो छोटे भाई को चिंता न सिर्फ उनकी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी की है, बल्कि अपनी गद्दी की भी है कि मेरा क्या होगा कालिया। तो वो भागे इस समय 2 दिन के अंदर ही, 48 घंटे के अंदर भाग गए लंदन वापस अपने भाई के पास। जाहिर है ये सारी मुशावरत के लिए और ये तमाम खबरें देने के लिए। उसके इमीडिएट बाद पकड़ी मरियम नवाज ने फ्लाइट, और वो भी पहुंच गई हैं। आज दिन में दोनों के दोनों वहां लैंड कर चुके हैं। इसाकदार पहले से ही वहां है। लेकिन मजे की बात क्या है, आज एक मीटिंग हो रही है लंदन में, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बीच में। सिर्फ ये 3 लोग। समधी साहब यानी इशाकदार साहब इस मीटिंग से बाहर रखे गए हैं, वो नहीं आएंगे। इसके मायने क्या हुए कि कुछ है जो परिवार के बीच में पक रहा है कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। इसका इसका कतई इससे कोई लेना देना नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में क्या पॉलिसीज होंगी। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में क्या अलायंसेस बननी है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नवाज शरीफ यहाँ वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, उनकी वापसी की तैयारियां करनी है और उसमें क्या किया जाना है। तो ये इन बातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सारा का सारा लेना देना सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले क्या कहा है, उसके क्या असरात पड़ने वाले हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और क्या कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। खबरें ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल साफ ये कह दिया गया है कि जनाब इस एटीट्यूड के साथ में आप पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे।
जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं पाकिस्तान में पीएमएलएन का, जिसके लिए कि एस्टेब्लिशमेंट एक सिंपैथेटिक रुख रख रही थी और ये चाहती थी कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सफर किया है हमारी वजह से, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन ये क्लियर मैसेज चला गया है कि ये तमाम तरह की जो वेंडेटा पॉलिटिक्स लेकर आप वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, ये सब नहीं चल पाएगा। जाहिर है उन नवाज शरीफ का ये कहना है कि मिट्टी पाव वाली पॉलिटिक्स आगे नहीं चलेगी, एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, जिसको वो समझ रहे हैं कि हमें एहतसाब करने जा रहे हैं तमाम लोगों को लाकर, विच माइट बी करेक्ट बट पाकिस्तान के जो ताने बाने हैं सिस्टम के, वो इस बात को अलाउ नहीं करते। क्योंकि देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप बाजवा को लेकर आते हैं, फैज हमीद को लेकर आते हैं सिस्टम के अंदर और उनको बाकायदा जेलें करते हैं, तो जो बाकी के लोग आज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस, क्या पॉलिटिक्स आज के जो आर्मी चीफ है पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, आज के जो आईसीआई चीफ है पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी पार्टी नहीं है पाकिस्तान में जिसके इंटरेस्ट को आज की इनकी जो इंटरफेरेंस है वो हर्ट कर रही होगी? कल को जब वो पॉलिटिक्स में वो पावर में आएंगे तो क्या वो इन लोगों का एहतसाब करने नहीं बैठ जाएंगे कि भैया तुमने मेरे टाइम पर ये गड़बड़ की थी, चलो तुम भी अंदर? तो इसका कोई अंत नहीं है। तो समवेयर डाउन द लाइन आपको कोई ना कोई कंप्रोमाइज इस बीच में उस सिस्टम के तहत करना होगा जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, नहीं हो पा रहा है। तो ये वो सिलसिला है जो इस समय पर पाकिस्तानी सियासत में सुगबुगाहट लेकर आ गया है। ये भी सुनने में आ रहा है और मैं इस पर कतई श्योर नहीं हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात को एस्टिमेट करने के। पॉसिबल ये है कि आने वाले 4 से 6 दिन जो होंगे इसमें आपको चीजें नजर आएंगी कि आखिर ये ऊंट किस करोड़ बैठा है। यानी कि अब तक जो एस्टेब्लिशमेंट दबा रही थी कहीं इनको नवाज शरीफ सॉरी पीपल्स पार्टी को सिंध में, क्या अब वो उनका टिल्ट कहीं उस तरफ हो जाएगा कि ये लोग ज्यादा कंप्रोमाइजिंग है? याद रहे इस समय पाकिस्तान की तमाम पार्टियों में दौड़ लगी हुई इस बात की कि भैया फौजियों का जूता ज्यादा अच्छा कौन पॉलिश कर सकता है। सच्चाई यही है, बुरा लगेगा मेरे पाकिस्तानी दोस्तों को, लेकिन सच यही है कि इस समय एक दौड़ लगी हुई है कि हम ज्यादा अच्छा चमका सकते हैं। आपका जूता उससे ज्यादा अच्छा चमका सकते हैं, किसी भी दूसरी पार्टी से बेहतर बेहतर जूता हम चमकाएंगे। तो इसकी दौड़ लगी है और इस बात की दौड़ लगी हुई है कि कौन पाकिस्तान के फौज का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा पा सकता है, फेवरेबल आशीर्वाद किसके किसके तरफ जाएगा। ये है वो मुद्दा जो इस समय बवाल मचाए हुए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और जिसकी वजह से माना जा रहा है कि नवाज शरीफ का कुछ मामला ढीला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, खासकर इस स्टेटमेंट के बाद में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में इस बात को लेकर कोई कोई उनके दिमाग में गुमान नहीं इस बात का कि इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी। ये नवाज शरीफ को अगर मैं आपको बताऊं, एक पहले से ही इसका अंदाजा था। जब वो भाजपा का नाम लेना बंद किया था तो भी हमारे कुछ दोस्त वहां से कह रहे थे कि जिस दिन उनको बुखार चढ़ेगा ये सारे का सारा वापस आएगा। और अब जब उनको ये श्योरिटी लग रही थी कि हम मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ और एक नैरेटिव की गुंजाइश थी, एक नैरेटिव नहीं था इनके पास, पीएमएलएन के पास, नवाज शरीफ के पास कोई नैरेटिव नहीं था, एक नैरेटिव को बिल्ड करना था। नजर ये आता है कि वो ये नैरेटिव बनाना चाह रहे थे कि भाई एहतसाब हो फौजियों का भी, जजों का भी, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस की है, और उसके बाद में चीजों को नए सिरे से आगे चलाया जाए। क्या पाकिस्तान में इतनी एनर्जी, इतने रिसोर्सेज बचे हुए हैं कि ऐसा उस तरह से किया जा सके? जो टर्मोइल, इस सब कुछ करने से जो टर्मोइल आएगा इंटरनल, क्या उसको झेलने की शक्ति पाकिस्तान में बची है? आप याद रखिए कि इस समय जब भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं उनको लेकर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खूब हल्ला का माहौल है। हर एक आदमी बड़े बड़े कमेंट कर रहा है, बड़ी बड़ी कमेंट्रियां हो रही हैं, उनको सबको लग रहा है कि बस अब भारत के वेस्ट से रिश्ते खराब हो जाएंगे। आई मीन तरस आता है इन लोगों की सोच पर, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट न जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं और सोच के तरस आता है कि क्या क्या बोलते हैं। हैरत हैरत होती है इनको देखकर। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से स्टेटमेंट दी है, आपको नजर आ रहा होगा बिलावल भुट्टो जिस जो है जिस 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 खुशी का इजहार कर रहे थे, वो समझ नहीं आता मुझे कि वो कौन सी तरह से फॉरेन मिनिस्टर थे इस कंट्री के। मतलब कोई समझ बूझ नहीं, वो तो मतलब भयानक किस्म के पप्पू हैं पाकिस्तान के। खैर, तो आप पाएंगे कि आने वाला हफ्ता जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको इस बात का अंदाजा देगा कि आखिरकार पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अब नवाज शरीफ की इस स्टेटमेंट के बाद में किस तरफ को अपना रुख लेने जा रही है। मेरा बड़ा अंदाजा ये है कि यहां पर रीअलाइनमेंट एक बार फिर से होगी, एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से जज करेगी कि भाई हमें कौन सूट कर रहा है ज्यादा, कौन हमारे लिए ज्यादा लाड़ला हो सकता है जिसे लेकर हम आगे बढ़ पाए।
तो मित्रों, ये वो पॉलिटिक्स का नज़ारा है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें ये कतई आप न मानिए कि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ किसी एक का है। आर्मी चीफ फौज का है, किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। उसको अगर ये देखना है कि पाकिस्तान में एक रमा तरीके से पॉलिटिक्स चले और उसमें तमाम लोग एक तरह से काम करें, तो फिर उसके लिए ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं काम कर सकती है। और एक लहजे एक एक खास नजरिए से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये सही भी है। लेकिन एज एन आउटसाइडर एंड एज एन इंडियन, फिर मुझे लगता है भैया सन्नू की करो जो करना है, भुगतो, मरो। तो बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दिस इज आई मीन, आप एक जिंदा बम को लात मार रहे हैं बार बार, और ये आप समझ रहे हैं कि इससे ये कोई बड़ी बढ़िया वाली फुटबॉल है, तो भैया ये सुइसाइड है और कुछ नहीं। तो अभी जो कुछ हालात चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें आप ये देखिएगा कि जो डंडे के जोर पे इस समय डॉलर को नीचे किया गया है, ये सितंबर के का जो डेटा जाएगा, इसके बाद में नवंबर में रिव्यू होना है आईएमएफ का। नवंबर का जो रिव्यू आएगा, उसके बाद आप पाएंगे कि दिसंबर में पाकिस्तान में एक भयानक किस्म की महंगाई की आग लगेगी और तूफान खड़ा हो जाएगा। उसके बाद में अगले 2 महीने में जो इलेक्शन होने की बात हो रही है, वो कैसे होगा, भूखे पेट कौन लोग वोट देने जाएंगे और किस सरकार के फेवर में देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यू नो, तो मुझे क्या लगता है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन आ रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जिसको बड़े गौर से नजदीक से देखा जाने की जरूरत है। याद रहे कि जो एस्टेब्लिशमेंट के गुर्गे हैं, जो जो छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने सिंध में खड़ी कर रखी हैं, एमक्यूएम हुई और आईजेआई, या जो भी उनकी पार्टियां हैं, जो उन्होंने इस्लामी पार्टियां खड़ी कर रखी हैं, उन सबका एक गठजोड़ बन रहा है सिंध में पीपीपी के खिलाफ। तो अगर वो तमाम पार्टियां एक साथ आ जाती हैं एक प्लेटफॉर्म पर, तो जाहिर है कि अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस दे सकती हैं पीपीपी को, और ये कोशिश वहां पर हो रही है। और जाहिर है इस कोशिश से पीपीपी अनजान नहीं है, वो खौफजदा है बेसिकली इससे। तो लेट अस सी कि विच वे इट गोज। आने वाला एक हफ्ता गौर से रखिएगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर में हमारे सामने बहुत सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, और आपको इसकी दिशा और दशा दोनों तय होती नजर आएंगी। मेरा यकीन ये है, मेरा मेरा ख्याल ये है, मेरी कमेंट्री ये है इस बारे में कि चीजें नवाज शरीफ के हाथ से निकल रही हैं, उनको या तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या बैकआउट करना पड़ेगा। इन दोनों के बिना कोई चारा नहीं है। दोस्तों, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी मेहरबानी, और आप साथ बने रहने के लिए। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।